शाम का धुंधलका जैसे ही आकाश पर उतरा, शारदा देवी ने अपने पुराने घर की खिड़की से बाहर झांका। सामने सड़क पर धीमे धीमे चलते लोग, दूर कहीं साइकिल की घंटी और पेड़ों के बीच से गुजरती ठंडी हवा, सब कुछ सामान्य था। लेकिन उनके मन में एक अनजाना भय धीरे धीरे घर कर रहा था। यह वही घर था जिसमें वह पिछले 16 महीनों से अकेली रह रही थी। यह घर बेटे अंकुर और बहू नेहा ने ही उनके लिए खरीदा था, यह कहकर कि मां, पुराने मोहल्ले में आपकी तबीयत खराब रहती है, यहां आप सुरक्षित रहेंगी। पर उन्हें यह नई जगह कभी सुरक्षित नहीं लगी। घर अच्छा था, 2 बेडरूम, छोटा किचन, साफ सुथरा हॉल, दीवारों पर हल्का पीला रंग और पीछे एक संकरी सी गैलरी। पर शारदा को हमेशा लगता कि घर की दीवारें उनसे कुछ कहना चाहती हैं, जैसे उनमें कोई सांस लेता हो, कोई हलचल हो, कोई ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती मगर मौजूद होती है। पहले महीने सब ठीक चला। नेहा, उनकी बहू, उनसे मिलने आती, थोड़ा वक्त देती। अंकुर अक्सर ऑफिस की मजबूरियों का बहाना बनाकर नहीं आ पाता। शारदा खुद को समझाती कि यही जिंदगी है और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बदल भी जाते हैं। पर असली बदलाव तब शुरू हुआ जब रातों में दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। शुरू में बहुत धीमी, इतनी कि वे सोचती शायद ऊपर वाले फ्लैट में कोई फर्नीचर खिसका रहा है। पर आवाज धीरे धीरे गहरी होने लगी। कभी खर्र जैसी, कभी थक थक थक, और कई बार तो एकदम नाखून से दीवार खुरचने जैसी आवाज, खर्र खर्र खर्र। पहली बार आवाज आई तो वह हड़बड़ाकर उठ गई। रात के 2:30 बजे थे। कमरे में अंधेरा और बाहर हल्की बारिश। उन्होंने सोचा शायद किसी चूहे ने सेंध लगा दी होगी। पर आवाज बेहद सुनियोजित थी, जैसे कोई कुछ संकेत दे रहा हो। उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उस रात वे बत्ती जलाकर ही सोईं। सुबह होते ही उन्होंने नेहा को फोन किया। बहू, इस घर में कोई अजीब आवाजें आती हैं, दीवार के अंदर से। नेहा ने हंसकर कहा, अरे मां जी, आपको वहम हो गया है। नया घर है, पाइप सेट हो रहे होंगे, ऐसे आवाजें आती हैं। शारदा ने चुपचाप फोन रख दिया। पर मन में एक चुभन थी, क्यों कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वह कोई बच्ची तो नहीं थी जो हर आवाज से डर जाए। दूसरी रात आवाज और साफ हुई। पहले हल्की टप टप जैसे पानी टपकने की, फिर कुछ भारी चीज सरकने जैसी। घूंस घूंस। शारदा चौंक कर उठ बैठी। उन्होंने दीवार के पास जाकर कान लगाया। धड़कन जैसे रुक गई। दीवार के ठीक अंदर कोई मौजूद था। आवाजें बिल्कुल वास्तविक थीं, जैसे कोई अंदर घिसटते हुए चल रहा हो। उन्होंने भय से हाथ पीछे खींच लिया। हे भगवान, यह क्या है? उनकी आवाज कांप रही थी। वह बिस्तर पर बैठी और पूरा कमरा देखने लगी। दरवाजा बंद था, खिड़कियों पर जाली भी ठीक थी। फिर यह आवाज किसकी थी? अगले दिन उन्होंने सोचा कि शायद बिजली की तारें खराब हों। सोसाइटी ऑफिस में शिकायत की, पर वहां भी वही जवाब, हाँ मैडम, नया बिल्डिंग है, ऐसी आवाजें आती हैं, कुछ दिनों में बंद हो जाएंगी। बात खत्म। डर खत्म नहीं हुआ। अब घर में एक अजीब सी ऊर्जा बन गई थी। दिन में सब शांत रहता, जैसे कुछ भी गलत नहीं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती और रात के साए दीवारों पर फैलते, आवाजें शुरू हो जाती। तीसरी रात आवाज और बढ़ गई। इस बार वह हॉल की दीवार से आई। थक थक थक, तीन एक जैसी, एकदम नापी हुई। शारदा का दिल उछलकर गले में आ गया। यह किसी चूहे या पानी के पाइप की आवाज नहीं हो सकती थी। यह आवाज इंसान के नाखून की थी, या किसी धातु की जिसने दीवार के अंदर कुछ ठोका हो। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और अंकुर को कॉल किया। बेटा, घर की दीवारों से आवाजें आ रही हैं, मुझे डर लग रहा है। अंकुर ने चिढ़कर कहा, मां, प्लीज, ये सब आपकी पुरानी आदत है, हर चीज में डर निकालना। घर में कुछ नहीं है, अगर इतनी दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाते हैं। शारदा चुप हो गई। उनके भीतर कुछ टूट गया। एक समय था जब अंकुर उनकी हर बात पर विश्वास करता था, हर डर में हाथ पकड़कर खड़ा रहता था। पर अब वह जैसे उन्हें बोझ मानने लगा था। आवाजें फिर आने लगीं। अब शारदा ने एक बात गौर की। आवाजें सिर्फ उन्हीं 2 कमरों से आती थीं जहां पाइपलाइन दीवार में थी। दीवार की हल्की नमी भी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने हाथ रखकर देखा, वह हिस्सा थोड़ा गर्म था। कोई अदृश्य हलचल।
एक दिन शाम को जब उन्होंने दीवार के पास रखा फोटो फ्रेम उठाया, तो देखा उसके पीछे की सतह पर हल्का सा हरा दाग उभर आया था। बदबूदार, चिपचिपा। उन्होंने उसे सूंघने की हिम्मत नहीं की, बस डरते हुए पीछे हट गईं। हवा में उस हिस्से से एक अजीब, तेज रासायनिक गंध आ रही थी, बिल्कुल वैसी जो अस्पतालों में कुछ दवाइयों से आती है। ये क्या हो सकता है? उनका मन बेचैन हो गया। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके पैरों से जैसे जमीन ही खींच ली। रात के करीब 1 बजे दीवार से धप 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 की जोरदार आवाज आई, जैसे कोई मुक्का मार रहा हो। शारदा चीख पड़ी। यह पहली बार था जब आवाज इतनी भारी और तेज थी। वह डर से कांपती हुई कमरे के बाहर आकर बैठ गईं। पूरी रात उन्होंने छत को देख देख कर बिताई और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रहीं कि अगली सुबह तक जिंदा रहें। सुबह होते ही उन्होंने तय कर लिया, अब यह आवाज मजाक या वहम नहीं है, यहां कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत। उन्होंने फिर सोसाइटी में शिकायत दर्ज की। इस बार साफ शब्दों में बोला, मुझे दीवार खुलवानी है, अंदर कुछ है, आवाजें खुद बंद नहीं होंगी। सोसाइटी ऑफिस ने अनिच्छा से एक प्लम्बर भेजने की हामी भरी, और रात आने से पहले उनके मन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अगर यह आवाजें दीवार के अंदर से आ रही हैं तो वहां आखिर है क्या? पर उन्हें नहीं पता था कि आने वाला दिन उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई सामने लाने वाला है। अगली सुबह जब शारदा देवी ने दरवाजा खोला तो बाहर हल्की सी धूप फैली हुई थी, लेकिन उनके मन में पिछली रात की भयावह आवाजें अब भी ताजा थीं। दीवार से आई वह धप 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 की आवाज, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। वह पूरे शरीर में कंपकंपी छोड़ गई थी। उन्होंने अपने कांपते हाथों से दीवार को हल्का छुआ। वह सामान्य लग रही थी, लेकिन कान लगाने पर भीतर से बहुत धीमी, थमी थमी हलचल महसूस होती थी, मानो कोई चीज अंदर दबी हो। शारदा ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज प्लम्बर आएगा, सब पता चल जाएगा। पर उनका दिल इस सच्चाई के लिए तैयार नहीं था जो इस दीवार के भीतर छुपी थी। करीब दोपहर 11 बजे डोरबेल बजती है। एक लंबा दुबला पतला युवक सामने खड़ा था, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, हाथ में औजारों का बैग और आंखों में सतर्कता। मैडम, सोसाइटी ऑफिस से आए हैं, दीवार की शिकायत थी, उसने विनम्र आवाज में पूछा। हाँ बेटा, अंदर आओ, शारदा बोली, पर उनके स्वर में बेचैनी छुपी नहीं थी। प्लम्बर ने अपना बैग रखा और दीवार के पास जाकर कान लगाया। कुछ सेकंड सुनने के बाद वह सीधा खड़ा हुआ, भौहें सिकुड़ी हुई। मैडम, ये आवाजें सामान्य नहीं हैं, उसने धीरे से कहा। शारदा तुरंत चौंक कर बोली, मैंने कहा था ना, कोई अंदर कुछ। वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई, खुद ही डर गईं। प्लम्बर, जिसका नाम उसने बताया, वैभव, ने दीवार पर अलग अलग जगह थपथपाकर चेक करना शुरू किया। एक स्थान पर पहुंचकर उसकी हथेली रुक गई। वहां की आवाज बाकी हिस्सों से अलग थी, थोड़ी खोखली, थोड़ी भारी। वैभव ने कहा, मैडम, यही हिस्सा है, यहां कुछ तो है, शायद पाइप के पीछे। शारदा के गले में सूखापन आ गया। क्या खोल सकते हो? कोशिश करता हूं, पर पहले देखना होगा कि यह हिस्सा कितना मोटा है। वैभव ने टॉर्च निकाली और दीवार के कोने कोने में रोशनी डाली। फिर उसने एक छोटा हैमर उठाया और बहुत हल्के हल्के प्रहार करने लगा। हर प्रहार के साथ धूल झरती, दीवार की परत उखड़ती और शारदा को दिल की धड़कन बढ़ती महसूस होती। वह अपनी धोती का पल्लू मरोड़ते हुए दीवार को देखती रही, जैसे वह खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही हो कि किसी भी पल कुछ ऐसा बाहर आ सकता है जिसे देखकर उनका दिल बैठ जाए। कुछ प्रहारों के बाद दीवार पर एक छोटी दरार उभर आई, जैसे किसी के नाखून ने अंदर से धक्का दिया हो। दीवार में से हल्का सा हरा नमीदार दाग बाहर की तरफ फैलने लगा। उसके साथ ही एक तेज बदबू कमरे में फैल गई, जहरीली, रासायनिक और बिल्कुल असामान्य। शारदा ने मुंह ढक लिया। वैभव एक पल के लिए पीछे हट गया। मैडम, यह तो बहुत गलत लग रहा है, ये नमी सामान्य पानी की नहीं है। शारदा को लगा जैसे किसी ने उनकी रीढ़ में बर्फ डाल दी हो। क्या मतलब? क्या हो सकता है? अभी खुलने दीजिए, पता चल जाएगा। वह थोड़ी तेजी से काम करने लगा।
हथौड़ा दीवार पर पड़ते ही छोटी छोटी परतें गिरने लगीं। शारदा की सांसें तेज हो गईं। वह चाहकर भी नजरें हट नहीं पा रही थीं। धीरे धीरे दीवार का एक भाग टूटकर गिरा, और जो सामने आया उसने दोनों के पैरों तले जमीन खींच ली। दीवार के बीच में एक स्टील की बॉक्सनुमा संरचना थी, जैसे कोई मशीन। उससे एक पतली पाइप निकलकर घर की मेन वाटर लाइन से जुड़ रही थी। पाइप के साथ एक छोटा पारदर्शी कंटेनर लगाया गया था, जिसमें गाढ़ा हरा तरल भरा था। तरल की सतह पर बुलबुले बनते और फटते दिख रहे थे, जैसे कोई रसायन लहरा रहा हो। शारदा के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। ये ये क्या है बेटा? वैभव का चेहरा पीला पड़ गया था। वह कुछ पल चुप रहा, फिर फुसफुसाहट सी आवाज में बोला, मैडम, यह पानी में केमिकल मिलाने का सिस्टम है। इसे डिस्पर्शन यूनिट कहते हैं। शारदा ठिठक गई। क केमिकल? पर किस लिए? साफ बोलूं तो, वैभव ने उनकी ओर देखा, इससे पानी में जहर भी मिलाया जा सकता है। बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर। कमला का दिल धक से रुक गया। उनकी आंखें फैल गईं। उनके हाथ खुद ब खुद पीछे हट गए। जब जहर मेरे घर में? वैभव ने गंभीरता से सिर हिलाया। और यह सिस्टम कोई आम आदमी नहीं लगा सकता। इसे फिट करने के लिए तकनीकी ज्ञान चाहिए। पाइप काटकर दोबारा जोड़ना, रसायन वाला कंटेनर लगाना, यह सब प्रोफेशनल काम है। शारदा के कानों में भनभनाहट होने लगी। उनकी सांसें उखड़ गईं। उनका दिमाग एक ही सवाल पर चिपक गया, किसने किया यह? उन्होंने याद किया, पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत क्यों गिर रही थी। सिर दर्द, चक्कर, कमजोरी, और पानी पीते ही गले में एक कड़वी जलन। क्या यह सब इसी तरल की वजह से था? क्या कोई उन्हें धीरे धीरे मारने की कोशिश कर रहा था? वैभव ने कंटेनर को नजदीक से देखते हुए कहा, मैडम, यह हरा तरल बेहद खतरनाक लग रहा है। इसे लैब में टेस्ट करवाना पड़ेगा। पर एक बात तय है, आपको यहां से तुरंत निकलना चाहिए। यह घर अब आपके लिए सुरक्षित नहीं है। शारदा की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन कौन करेगा ऐसा? मेरा घर, मेरा परिवार। उनका स्वर टूट गया। वैभव ने धीरे से कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। अभी सबसे पहले आपको यहां से दूर ले जाना होगा। जो जरूरी सामान है ले लीजिए। देर नहीं करनी चाहिए। शारदा बिखरी हुई चाल से कमरे में गई। उन्होंने अलमारी खोली, कुछ कपड़े, अपनी दवाइयां और पति की पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर को कुछ पल तक देखा। उनकी आंखें भीग गईं। मोहन, अगर तुम होते तो ये सब नहीं होने देते। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। जब वह वापस बाहर आई तो दीवार के पास खड़ा वैभव भी बेचैन था, जैसे हालात उससे बहुत बड़े हों। वह बोला, चलिए मैडम, अभी यहां रुकना ठीक नहीं। शारदा ने एक बार घर की दीवारों की ओर देखा, जिन्हें वह अपना सहारा समझती थी। वही वही दीवार अब किसी जहरीले राज से भरी पड़ी थी। उन्होंने धीमे कदमों से दरवाजा बंद किया, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल जल रहा था, आखिर दीवार के पीछे यह जहर किसने रखा और क्यों? उन्हें नहीं पता था। सच की यह पहली परत थी। आगे अभी और भी भयावह बातें उनका इंतजार कर रही थीं। वैभव के चले जाने के बाद घर में छाई खामोशी शारदा को काटने लगी थी। दीवार में मिले उस हरे जहर और डिस्पर्शन यूनिट की तस्वीरें बार बार उनके दिमाग में घूम रही थीं। कमरे में बैठी हुई वह अपने कांपते हाथों को स्थिर करने की कोशिश करती, पर उनका दिल अब हर पल किसी अनहोनी की चेतावनी देता था। सारा घर मानो अनजान दुश्मन की तरह उनके सामने खड़ा था। हर दीवार, हर कोना, हर छाया। सुबह होते होते उनकी तबीयत फिर खराब होने लगी। सिर भारी, आंखें बुझी हुई, शरीर में अजीब सा दर्द। उन्होंने पानी पिया तो वही धातु जैसा स्वाद फिर महसूस हुआ, जैसे किसी ने पानी में पिघली हुई धूल या जंग घोल दिया हो। उनकी उंगलियों में झंझनाहट होने लगी। गला सूख गया और एक पल के लिए लगा कि उनकी सांस अटक जाएगी। वे घबराकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गईं। यह यह सब कब से हो रहा है? उनके मन में सवालों की बाढ़ आ चुकी थी। क्या महीनों से जो कमजोरी बढ़ रही थी, वह सिर्फ उम्र का असर थी, या फिर यह सब उसी जहरीले तरल की वजह से था? आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने खुद को संभाला
और बेटे को कॉल करने का सोचा, पर उसी पल उनका मन पीछे हट गया। कल रात अंकुर को फोन किया था और उसने कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया था, बल्कि गुस्सा ही किया था। क्या उसे भी इस बारे में मालूम था? यह सवाल उनके दिल के गहरे हिस्से को चीर गया। नहीं, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? लेकिन दिमाग यकीन नहीं कर रहा था। दिन आगे बढ़ा तो दीवार की आवाजें फिर सुनाई देने लगीं, लेकिन इस बार वह डरावनी आवाज किसी दूसरी भाषा में बोलती लग रही थी, जैसे कोई दीवारों के भीतर बैठा उनकी सांसें गिन रहा हो। कई बार हल्की थपथपाहट, कई बार धप-धप, तो कभी अंदर से हवा के दबाव जैसी सीटी। सब कुछ अब किसी हत्या की तैयारी का हिस्सा लगता था। उन्होंने खुद से कहा, मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए। पर वह कहां जाए? उनका कोई अपना भी तो नहीं था। पति गुजर चुके थे और बेटा बहू, अब उन पर भरोसा करना मुश्किल था। दोपहर को उन्हें फिर चक्कर आया, इस बार इतना तेज कि वे जमीन पर गिरते गिरते बचीं। गले में जलन, छाती में दर्द और आंखों के सामने अंधेरा। ये वही लक्षण थे जिनका जिक्र वैभव ने किया था। धीमी मौत, ये शब्द उनके कानों में गूंजने लगे। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की और पानी का गिलास उठाया, लेकिन जैसे ही पानी उनके होठों तक पहुंचा, उन्हें बदबू फिर महसूस हुई। तेज, कड़वी, रासायनिक। उन्होंने गिलास फेंक दिया। पानी फर्श पर फैल गया और उसकी गंध पूरे कमरे में फैल गई। शारदा ने अपना सिर पकड़ लिया। कौन है यह? कौन मुझे मारना चाहता है? उनका दिल डूब रहा था। अचानक मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नेहा का नाम चमक रहा था। शारदा ने कॉल उठाया। दूसरी ओर से नेहा की हंसी निकल गई। मांझी, तबीयत कैसी है आपकी? आजकल आपकी आवाज थोड़ी कमजोर लगती है। सब ठीक है। शारदा को उसकी आवाज कड़वी लगने लगी थी। मीठी बातें, लेकिन भीतर कुछ कालापन, कुछ छुपा हुआ तनाव। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, घर में दीवार के अंदर से आवाजें आ रही हैं। नेहा ने जैसे पहले से तैयार जवाब दे रखा हो। अरे मांझी, आपने फिर शुरू कर दी। मैं कहती हूं, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इन सब चीजों में डरने की जरूरत नहीं। शारदा के भीतर कहीं कुछ टूट गया। उन्हें लगा कि बहू अब उनके डर को मजाक समझ रही है, या जानबूझकर हल्का दिखा रही है। दोनों में से कौन सा सच है, यह वह समझ नहीं पा रही थी। नेहा की आवाज अचानक थोड़ी धीमी हुई। वैसे मां जी, पानी ठीक से पी रही है ना? गर्म पानी पीजिएगा, अच्छा रहता है। यह सुनते ही शारदा को झटका लगा। नेहा को कैसे पता कि वह पानी नहीं पी पा रही? वह कुछ सेकंड कुछ बोल नहीं पाई। कॉल कटने के बाद शारदा को महसूस हुआ कि उनकी सांसें फिर भारी होने लगी हैं। उन्होंने फैसला किया, अब वह इस घर में अकेली नहीं रह सकती। लेकिन वैभव देर दोपहर में ही आने वाला था। समय काटना मुश्किल हो रहा था। शाम तक उनकी हालत और बिगड़ गई। हाथ सुन्न, पैर भारी और आंखों में अजीब धुंध। ऐसा लग रहा था मानो घर की हवा भी जहरीली हो चुकी हो। जब सूरज ढलने लगा तो दीवार फिर गूंजने लगी। धप, धप, धप। शारदा ने चीख मारने की कोशिश की, पर उनकी आवाज गले में ही अटक गई। वह घबराकर कोने में बैठ गईं। दीवार पर नमी बढ़ती जा रही थी। अब वह नमी हरे रंग में चमक रही थी। एक जगह से बुलबुले निकलते दिखे, जैसे कोई रासायनिक प्रतिक्रिया चल रही हो। शारदा की सांसें जैसे रुकने लगीं। कमरा घूम रहा था। घड़ी में 7 बजते ही डोरबेल बजी। वे लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक गईं। दरवाजा खोला तो सामने वैभव खड़ा था, आंखों में चिंता। मैडम, आप ठीक हैं? उसने उन्हें संभाला। न नहीं, मैं। शारदा के शब्द टूटते गए। वैभव ने तुरंत कहा, मैडम, यह जगह खतरनाक है। तरल की रिपोर्ट मैंने अपने जानकार को भेजी है। लगता है इसमें आर्सेनिक और कुछ नर्व टॉक्सिन है। शारदा का पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया। मतलब, कोई मुझे। वैभव ने गंभीर आवाज में कहा, कोई आपको धीरे धीरे खत्म करना चाहता है। मैडम, यह सामान्य वजह से नहीं हुआ। यह प्लान किया गया है। शब्द हवा में भारी होकर गिर गए। शारदा ने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल दर्द से सिकुड़ रहा था। दीवार फिर आवाज करने लगी, धप, धप, जैसे वह उनके डर पर हंस रही हो। वैभव ने कहा, मैडम, आप अभी अपना सामान लीजिए। हम यहीं नहीं रुकेंगे।
आपको तुरंत यहां से निकलना होगा, देर और खतरनाक होगी। शारदा भीतर गईं और कांपते हाथों से अपना पुराना बैग उठाया। उसमें कपड़े, दवाइयां और पति की तस्वीर रखी। तस्वीर को देखते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मोहन, मैं इतना अकेली कैसे रह गई? उनके मन में हजार सवाल थे। क्या यह बेटा बहू का काम है? क्या किसी बाहर वाले ने किया? क्या यह सिर्फ लालच है या कुछ और? उन्होंने बैग बंद किया और बाहर आईं। वैभव उन्हें सहारा देकर बाहर गली तक ले आया। रात गहरी हो चुकी थी और हवा में ठंडक थी, लेकिन शारदा के भीतर अब सिर्फ एक डर था कि यह घर अब उनका घर नहीं रहा। यह किसी के मौत के जाल का हिस्सा बन चुका था और उन्हें अब इस जाल से जितनी जल्दी हो सके निकलना था। अगली ही सुबह जब घर में सूरज की रोशनी दाखिल हुई तो शारदा देवी को वह रोशनी भी बेचैन करने लगी। रात भर दीवार की आवाजें उन्हें सोने नहीं दे पाई थीं। कमरे में जैसे कोई छाया हर तरफ घूम रही हो, और जब भी वह आंखें बंद करतीं, लगता दीवार की दूसरी तरफ कोई उन्हें घूर रहा है। बिस्तर से उठते हुए उनके कदम लड़खड़ा गए। सिर भारी, गला सूखा और मन पर एक बोझ जैसे किसी ने सीने में रख दिया हो। उन्होंने खुद से कहा, आज सब कुछ खत्म होगा। आज पता चलेगा कि इस घर में आखिर चल क्या रहा है। उन्हें उम्मीद भी थी और डर भी। उम्मीद कि शायद कुछ सामान्य मिलेगा, और डर कि शायद उनकी शंका सच साबित हो जाएगी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। घड़ी में सुबह के 9:30 बजे थे। उन्होंने धीमे कदमों से दरवाजा खोला तो सामने एक युवक खड़ा था। कद लंबा, रंग गेहुआ, हाथ में औजारों का एक भारी बैग। उसकी आंखों में एक अजीब सी सावधानी थी, जैसे वह हर छोटी चीज को तुरंत पढ़ लेता हो। युवक बोला, मैडम, मैं वैभव, सोसाइटी ऑफिस ने आपका कॉल फॉरवर्ड किया था। दीवार में आवाज की शिकायत थी। शारदा ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ बेटा, अंदर आओ, मैं कब से इंतजार कर रही थी। वैभव घर के अंदर आया और उसकी नजरें तुरंत दीवारों पर गईं, मानो वह किसी पैटर्न को पढ़ रहा हो। किधर से आ रही थी आवाज? मैडम, उसने पूछा। शारदा उसे हॉल की उस दीवार तक ले गई जहां अक्सर खटखट की आवाज आती थी। दीवार के करीब जाते ही वैभव ने कान लगाया और एक पल बाद खुद ही पीछे हट गया। उसके चेहरे पर चिंता की एक रेखा उभर आई। मैडम, ये आवाजें सामान्य नहीं हैं। पानी के पाइप से ऐसी आवाज नहीं आती। ऊपर से आवाज का पैटर्न जैसे कोई अंदर से ठोक रहा हो। शारदा का दिल एक धड़कन छोड़ गया। उन्होंने एक कदम पीछे लिया और पलकों पर जमा डर को छुपाने की कोशिश की, लेकिन आवाज उनींदी और कंपकंपाती ही निकली। मैंने मैंने यही कहा था ना। वैभव अब दीवार को हथौड़ी के पिछले हिस्से से हल्के हल्के थपथपा रहा था। ध्वनि सुनने के बाद उसने एक खास जगह पर उंगली रखी। यही हिस्सा है। दीवार अंदर से खाली है। उसने टॉर्च निकाली और दीवार की निचली सिल और पाइप के जोड़ों पर रोशनी डाली। वह झुका, कुछ देर ध्यान से देखा और फिर कहा, मैडम, यह जगह बिल्कुल सामान्य नहीं दिख रही। पाइप के आसपास नमी है और हरी दाग वाली लाइन, यह सीलन नहीं है। शारदा ने डर कर दीवार की ओर देखा। उंगलियों से छुआ तो दाग चिपचिपा लगा। उंगली खींचने पर गंध महसूस हुई, तेज, कड़वी और रासायनिक। उनका दिल तेज धड़कने लगा। यह क्या हो सकता है बेटा? उन्होंने धीमे से पूछा। वैभव ने उनकी ओर नहीं देखा। वह दीवार को देखता रहा, जैसे वह अब पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हो। मैडम, मुझे थोड़ा हिस्सा खोलना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि दीवार के अंदर क्या चल रहा है। शारदा को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी आंखों में ही सहमति थी। वैभव ने अपने बैग से कटर मशीन निकाली। शारदा उसके पास खड़ी थी, लेकिन उनकी सांसें तेज होती जा रही थीं। मशीन चालू हुई और दीवार पर लगी। सफेद पेंट की पतली परतें उड़कर जमीन पर गिरने लगीं। हर कट के साथ शारदा का दिल जैसे और सिमटता गया। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ ऐसा बाहर आने वाला है जो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। कुछ मिनट काटने के बाद दीवार में एक आयताकार हिस्सा ढीला पड़ा। वैभव ने उसे पकड़कर बाहर खींचा। दीवार का टुकड़ा गिरते ही भीतर का नजारा देखने लायक नहीं। देखकर किसी का भी खून ठंडा हो जाए। दीवार के भीतर एक छोटा स्टील का बॉक्सनुमा ढांचा था, जिसमें से एक पतली पाइप
घर की मुख्य पानी लाइन तक गई हुई थी। उस बॉक्स के बीच में एक पारदर्शी कंटेनर लगा था, जिसमें गाढ़ा हरा तरल भरा हुआ था। तरल में हल्की उठती बुलबुलियाओं थीं, जैसे वह अभी भी प्रतिक्रियाशील हो। कंटेनर के नीचे कुछ इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग भी दिख रही थी। यह किसी साधारण प्लंबिंग काम का हिस्सा नहीं था। यह एक मशीन थी। हे भगवान! शारदा के मुंह से आवाज निकल गई। वह 2 कदम पीछे हट गई। वैभव का चेहरा गंभीर होता जा रहा था। उसने ग्लव्स पहनकर कंटेनर को ध्यान से देखा। कुछ देर निरीक्षण करने के बाद वह उनसे बोला, मैडम, यह डिस्पर्शन यूनिट है। इसे पानी में कोई रसायन धीरे धीरे मिलाने के लिए लगाया जाता है। शारदा का सिर चकरा गया। रसायन? किस तरह का? वैभव ने गहरी सांस ली। कोई भी तरल, कोई दवाई, कोई जहर या कोई ऐसा पदार्थ जिसका असर धीरे धीरे होता हो। यह सिस्टम खास तरह के केमिकल को कंटेनर से पाइप में मिलाता रहता है। शारदा के हाथ सुन्न हो गए। उन्होंने दीवार को पकड़कर खुद को संभाला। यादें उनके दिमाग में उभरने लगीं। खाना खाने पर धातु सा स्वाद, पा, पानी पीते ही गले में जलन, सिर दर्द, कमजोरी, सब कुछ अचानक जुड़ने लगा। मतलब, ये ये मेरे पानी में कुछ मिल रहा था? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। वैभव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर साफ था। जी मैडम, और यह किसी सामान्य आदमी का काम नहीं है। इसे सेट करने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए। मुझे यह बता दें, आपके घर में पिछले कुछ महीनों में कोई पाइपलाइन का काम हुआ था? शारदा के दिमाग में तुरंत एक चेहरा उभर आया। उनका बेटा अंकुर। कुछ महीने पहले उसने खुद कहा था, मां, मैं एक प्लम्बर लाया था, बाथरूम की पाइपलाइन चेक करवा दी है। उन्होंने तब सवाल नहीं किया था। क्यों करते? वह उनका बेटा था। लेकिन आज यह याद उन्हें डरा रही थी। कौन कौन करेगा ऐसा? वह बुदबुदाई। उनका शरीर ठंडा पड़ रहा था। वैभव ने तुरंत उनकी बांह पकड़कर कहा, मैडम, मैं सच कहूं तो यह एक हत्या का प्रयास लग रहा है। बहुत सोची समझी चाल। यह तरल धीरे धीरे असर करता है। ऐसा जहर होता है जो शरीर को कमजोरी, चक्कर, मितली और अंगों को धीरे धीरे कमजोर करता है। यह सुनते ही शारदा के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। मैं मुझे कई महीनों से ऐसे लक्षण हो रहे हैं, उन्होंने सुबकते हुए कहा। वैभव ने तुरंत कंटेनर का नमूना लिया और अपनी जेब से फोन निकालकर किसी को कॉल लगाया। सर, यह बहुत गंभीर मामला है। हरे तरल का डिस्पर्शन सिस्टम। जी, घर में। हाँ सर, अभी। मैं मैडम को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा हूं। फोन काटते ही वैभव ने दृढ़ स्वर में कहा, मैडम, आप यहां 1 मिनट भी नहीं रुकेंगी। सामान उठाइए, जो जरूरी है वह लीजिए और तुरंत मेरे साथ चलिए। शारदा की आंखें भर आईं। वह डरी हुई थीं, टूटी हुई थीं। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि कोई उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वह कमरे में गई, कपड़े का बैग उठाया, दवाइयां डालीं और पति की तस्वीर उठाने से खुद को रोक नहीं पाईं। तस्वीर से चिपकी धूल साफ की और एक पल के लिए उसे अपने सीने से लगा लिया। मोहन, तुम होते तो ये सब। उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने बैग बंद किया और बाहर आईं। वैभव ने उन्हें बाहर की ओर बढ़ाया। वह दरवाजे पर खड़ी होकर एक बार अपने घर की दीवारों को देखती रही। वह घर जिसमें उन्होंने सोचा था कि वह सुरक्षित हैं, वही घर अब मौत के जाल की तरह लग रहा था। उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने दरवाजा बंद किया और बिना पीछे देखे बाहर निकल गईं। पर उन्हें नहीं पता था कि दीवार में छुपा यह जहर केवल कहानी की शुरुआत थी। असली तूफान अभी आगे आने वाला था। गली के मोड़ पर खड़ी ऑटो की पीली नीली छत पर शाम की धूप झिलमिला रही थी, लेकिन शारदा देवी के लिए उस रोशनी में अब कोई गर्माहट नहीं थी। वैभव ने उनका हाथ पकड़कर ऑन्टो में बैठाया, जैसे वह किसी डरे हुए बच्चे को सहारा दे रहा हो। गाड़ी चलने लगी और उनके पुराने घर की इमारत धीरे धीरे पीछे छूटती गई। पर उनके दिल की धड़कनें अभी भी उसी दीवार में अटकी हुई थीं, जिसने अचानक उनके खिलाफ मौत का रास्ता खोल दिया था। रास्ते में वैभव बार बार अपने फोन पर किसी से बातचीत करता रहा। आवाज में चिंता साफ थी। सर, यह इंटेंशनल इंस्टॉलेशन है। जी, कोई घर के अंदर पानी के जरिए केमिकल पॉइजनिंग करने की कोशिश कर रहा था। हाँ,
तरल को लैब भेज दिया है। मैडम की हालत ठीक नहीं है। लेकिन हर बार फोन पर जो जी सर, समझ गया निकलता, उससे पहले वैभव की आंखें शारदा के चेहरे पर टिक जातीं, जैसे वह हर पल यह सुनिश्चित कर रहा हो कि वह बेहोश ना हो जाए। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं, गला सूख रहा था और शरीर कमजोर। पल भर को वह पीछे झुककर बैठ गईं और सोचने लगीं, क्या वाकई कोई उन्हें मारना चाहता था? और अगर हां, तो कौन? क्यों? ऑटो एक पुराने से ढहते हुए लॉज के सामने रुका। दीवारों पर फीके पड़े नंबर, लकड़ी का भारी दरवाजा और रिसेप्शन पर बैठा एक बुजुर्ग आदमी, जिसने वैभव को देखते ही सिर हिलाकर चाबी थमा दी। ये सब देखकर शारदा को एक अजीब सी दहशत घेरने लगी। लेकिन वैभव का चेहरा आश्वस्त था। यहां आप सुरक्षित रहेंगी मैडम। मेरे एक जानकार इंस्पेक्टर आ रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। वह उन्हें कमरे तक ले गया। छोटा, पुराना, लेकिन शांत। दीवारें हल्की सी दरक चुकी थीं, पर कमरा कम से कम उस जहरीले घर की तरह जीवित नहीं था। शारदा बिस्तर पर चुपचाप बैठ गई। उनका बैग पास रखा था और उसमें पति की तस्वीर अभी भी उनके सीने की गर्मी संजोए हुए थी। कुछ ही देर बाद कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी, मापा हुआ, भारी और अधिकारपूर्ण। दरवाजा खुला और अंदर एक लंबा, चौड़े कंधों वाला पुलिस इंस्पेक्टर दाखिल हुआ। उम्र लगभग 40, आंखों में कड़वाहट और अनुभव की परतें। मैं इंस्पेक्टर राजन, उसने कहा। शारदा ने धीमे से सिर हिलाया। वैभव ने पूरा मामला विस्तार से बताया। दीवार में हिडन डिस्पर्जन सिस्टम, हरा जहर, पानी में मिलाए जाने वाले केमिकल्स और शारदा के लक्षण। इंस्पेक्टर राजन ने बिना किसी भाव के कहा, मैडम, यह साफ तौर पर एक मर्डर अटेम्प्ट है। वो भी धीमी मौत, साइलेंट पॉइजनिंग। ऐसी मौत जो दिखती बीमारी जैसी है, पर असल में हत्या होती है। यह सुनते ही शारदा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मौत मेरी, वह फुसफुसाई। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट की प्रति हाथ में लेते हुए कहा, आपको जो लक्षण मिले, कमजोरी, चक्कर, गले में जलन, धातु जैसा स्वाद, ये सब आर्सेनिक और ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिन्स के शुरुआती सिम्टम्स हैं। अगर ये कुछ और हफ्तों तक चलता, तो शायद हम आपसे यह बात नहीं कर रहे होते। शारदा की आंखें भर आईं। दुनिया धुंधली होने लगी। कौन करेगा ऐसा? कौन मुझे इतना नफरत कर सकता है? उन्होंने टूटे स्वर में कहा। इंस्पेक्टर ने उनकी ओर देखा, कठोर नहीं, बल्कि सहानुभूति से भरी निगाहों से। अक्सर ऐसे मामलों में दो ही मकसद होते हैं, पैसा या निजी दुश्मनी। घर के अंदर पानी के पाइप में यह सिस्टम लगाना आम चोर या बाहरी आदमी नहीं कर सकता। यह तभी संभव है जब घर में रहने वाले को समय, मौका और एक्सेस हो। वैभव ने भी धीरे से सिर हिलाया। इसमें टेक्निकल स्किल चाहिए। यह सेटअप किसी इंजीनियर या प्रोफेशनल का काम है। अचानक शारदा के मन में एक नाम झटका मारकर उभरा, अंकुर। उनका अपना बेटा, इंजीनियर, जिसे घर की प्लंबिंग लाइन के बारे में खुद पता था। कुछ महीनों पहले वही कह रहा था, मां, मैंने बाथरूम में काम करवा दिया है। उस वक्त उन्हें गर्व हुआ था कि बेटा उनका इतना ख्याल रखता है। आज वही याद डर से भर गई, पर उन्होंने तुरंत मन में उसे झटक दिया। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो क्यों करेगा? उनके होंठ कांप रहे थे। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में पूछा, आपके घर का मालिक कौन है? अंकुर, मेरा बेटा। बीमा? हां, उसकी पत्नी ने कुछ महीने पहले करवाया था। इंस्पेक्टर की निगाहें टेढ़ी हुईं। पैसा, मकान और बीमा। मैडम, ये तीन चीजें इंसान को राक्षस बना देती हैं। यह सुनना शारदा के लिए किसी आंधी जैसा था। उन्हें लगा जैसे सीने पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। उनकी उंगलियां बेहोशी में बैग के ऊपर पड़ी तस्वीर को छूने लगी। पति की मुस्कुराती तस्वीर उन्हें और तोड़ गई। तभी फोन की घंटी बजी। शारदा का फोन। स्क्रीन पर नाम चमका, अंकुर। शारदा का दिल उछलकर गले में अटक गया। वैभव ने इशारे से कहा, स्पीकर ऑन कीजिए, कुछ मत कहिए। शारदा ने कॉल उठाया। मां, आप कहां हो? अंकुर की आवाज शांत थी, लेकिन उसके भीतर कुछ तेज, नुकीली बेचैनी थी। घर आई थी तो वो प्लम्बर कह रहा था कि आप गायब हो। शारदा ने कांपते स्वर में कहा, मैं बाहर हूं। कहां? बाजार में।
कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर अंकुर बोला, माँ, अगर किसी ने आपको कुछ बताया है तो ध्यान मत देना, लोग बहकाते हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप घर लौट आओ, अभी। उसके अभी शब्द में एक ठंडापन था, जैसे आदेश, जैसे चेतावनी। कॉल कट गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। इंस्पेक्टर ने भारी आवाज में कहा, मैडम, ये आदमी अब आपको ढूंढने की कोशिश करेगा, और जो व्यक्ति धीरे धीरे जहर दे सकता है वह कुछ भी कर सकता है। शारदा का शरीर जैसे जड़ हो गया। दिल में प्यार, गुस्सा और डर तीनों एक साथ उमड़ आए। यह सोचकर ही उनकी सांसें अटकने लगीं कि उनका अपना बेटा, वही बच्चा जिसे उन्होंने गोद में खिलाया, वही आज उनकी मौत का कारण बन रहा है। इंस्पेक्टर बोला, अब पहला काम आपको सुरक्षित जगह ले जाना। हमने नया अपार्टमेंट तय किया है, सीक्रेट लोकेशन। वहां पुलिस गार्ड होंगे। आप वहां रहेंगी जब तक हम इस केस को पकड़ नहीं लेते। शारदा धीरे से फुसफुसाई, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरे साथ? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, कभी कभी सबसे बड़ा अपराध सिर्फ इतना होता है कि आपके पास कुछ ऐसा हो जिसकी चाहत किसी और को हो। गहरे दर्द, टूटे भरोसे और आने वाले तूफान की आहट के बीच यह साफ था, सच का पहला टुकड़ा सामने आ चुका था। और यह सच फुसफुसाकर कह रहा था, शारदा, तुम एक धीमी मौत से बचकर निकली हो, पर असली खेल अब शुरू हुआ है। नई जगह पर पहुंचते ही शारदा देवी को लगा जैसे वह किसी अदृश्य पिंजरे में आ गई हो। दरवाजे के बाहर दो पुलिसकर्मी तैनात, खिड़कियों पर मोटी जाली, और कमरे के अंदर बमुश्किल दो बिस्तर और एक मेज। इंस्पेक्टर राजन ने आश्वस्त किया था कि यह जगह फिलहाल सबसे सुरक्षित है, पर शारदा के लिए यह सुरक्षा भी डर का दूसरा रूप लग रही थी। उनके मन में सवालों की भीड़ थी। क्या सच में अंकुर ही उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, या कोई और खेल चल रहा था? लेकिन दिल लाख रोकने पर भी बार बार वही कहता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वह क्यों मुझे नुकसान पहुंचाएगा? इतने में दरवाजा खुला और अंदर वैभव आया, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में नींद की कमी का असर। उसने कहा, मैडम, इंस्पेक्टर राजन ने कहा है कि आज रिपोर्ट पूरी तरह तैयार होगी। हमें जल्द ही तरल में मिले रसायनों का असली रूप पता चल जाएगा। शारदा ने हल्की आवाज में पूछा, और अगर सच वही है जिसका डर है? वैभव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो हमें यह भी देखना होगा कि आपके खिलाफ यह प्लान किसने बनाया और क्यों। शारदा ने चेहरे पर हाथ रख लिया, मेरी क्या दुश्मनी है किसी से? मैं तो बस शांत जीवन जी रही थी। उनके स्वर में टूटी हुई उम्मीद थी। इसी बीच शारदा का मोबाइल अचानक कंपन करने लगा। स्क्रीन पर नाम, नेहा। उनका दिल एक बार फिर डूबने लगा। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी ओर बहू की मीठी बनावटी आवाज उभरी, मां जी, कहां गायब हो गई आप? इतनी चिंता हो रही है, घर में आपका खाना भी रखा था। उस आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो अब शारदा को चुभने लगी थी, जैसे उसमें सुई छुपी हो। शारदा ने धीरे से कहा, मैं बाहर हूं। नेहा ने बिना समय गंवाए पूछा, पर कहां? और वो प्लम्बर क्या कह रहा था? उसने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? आजकल ऐसे लोग पैसे के लिए कुछ भी बोल देते हैं। शारदा को उस क्षण पहली बार महसूस हुआ, नेहा के सवाल ज्यादा थे, उसकी चिंता कम। वह पूछ रही थी, पर जैसे सुनिश्चित करना चाहती थी कि शारदा को कितना पता चल चुका है। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा, न, नहीं, उसने तो बस कहा कि पाइप में थोड़ी लीकेज है। दूसरी ओर कुछ सेकंड की खामोशी छाई, जैसे नेहा का दिमाग तेजी से सोच रहा हो। फिर उसने राहत की नकली सांस भरी, अच्छा है मां जी, मुझे लगा कहीं उसने आपको गलतफहमी में ना डाल दिया हो। उसके स्वर में छिपी घबराहट शारदा से अब नहीं छुप सकी। और फिर उसने एक वाक्य कहा जिसने शारदा के भीतर की जमीन पूरी तरह हिला दी, मां जी, पानी पीने में ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। यह वाक्य सुनते ही शारदा के हाथ कांप गए। वह क्यों पानी का जिक्र कर रही थी, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था? वे स्तब्ध थीं, क्योंकि अब शक केवल शक नहीं रहा था। कॉल कटते ही वैभव ने पूछा, क्या बोली? शारदा ने धीमे स्वर में कहा, बहू ने पानी का जिक्र किया। वैभव के चेहरे पर चिंता और शक दोनों गहरा गए। मैडम, यह सामान्य बात नहीं है।
वह कैसे जानती है कि समस्या पानी में है? शारदा का दिल बैठता गया। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। इंस्पेक्टर राजन अंदर आया, हाथ में रिपोर्ट। उसने उसे खोलते हुए कहा, तरल में आर्सेनिक के साथ दो और केमिकल्स मिले हैं, एक ऑर्गेनोफॉस्फेट और एक न्यूरोटॉक्सिन। यह मिक्सचर किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। यह धीमी मौत का एक परफेक्ट फॉर्मूला है। असर धीरे धीरे शरीर को खोखला करता है और मौत बीमारी जैसी लगती है, किसी को शक तक नहीं होता। शारदा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पूछा, क्या क्या यह मेरा परिवार कर सकता है? इंस्पेक्टर ने कड़वी आवाज में कहा, मैडम, जो सिस्टम लगाया गया है वह आपके घर के अंदर से बिना किसी बाहरी आदमी की मदद के नहीं लगाया जा सकता था। और यह भी सच है कि कोई भी अपराधी वही तरीका चुनता है जिसमें पकड़े जाने की संभावना सबसे कम हो। अचानक शारदा को कई पुराने पल याद आने लगे। नेहा का बढ़ता नियंत्रण, घर की चाबी लेने के बहाने, दवाइयों का बदलना, खाना खुद परोसना, हर चीज पर निगरानी। वह सब अब किसी बड़ी योजना का हिस्सा लगने लगा। उनके मन में एक चुभने वाला सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यह सब अंकुर और नेहा ने मिलकर किया था या सिर्फ नेहा की चाल थी? पर चाहे जो भी हो, उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला कोई करीबी था। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, मैडम, हमें शक है कि आपके घर में पिछले कुछ महीनों से आपको धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था। और जिस तरह से आपकी तबीयत गिरी, उससे यह साफ है कि प्लान बहुत पहले शुरू हुआ था। शारदा ने थरथराते हुए कहा, लेकिन क्यों? मैंने क्या गलत किया? राजन ने जवाब दिया, कई बार पैसा लोगों को अंधा बना देता है। आपके बेटे पर लोन है, बहू पर भी कुछ लेनदारों का दबाव, और आपने हमें बताया था कि घर आपकी संपत्ति है, बैंक में जमा रकम भी आपके नाम। शारदा को ऐसा लगा जैसे कोई भारी पत्थर उनके सीने में गिरा हो। मतलब, वे मेरे लिए नहीं, मेरे पैसों के लिए। उनकी आंखें धुंधली हो गईं। उनका मन चीत्कार कर रहा था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, मैडम, अब असली खेल शुरू होगा। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आप घर पर नहीं हैं, वे आपको ढूंढेंगे। और अगर आपकी मौत उनका लक्ष्य है, तो वे चुप नहीं बैठेंगे। झूठों का यह जाल कितना बड़ा है, यह हमें जल्द ही पता चलेगा। शारदा का दिल टूट चुका था, न सिर्फ डर से, बल्कि उस सच से जिसे उन्होंने कभी स्वीकार करने की कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें लगा जैसे जीवन का हर धागा किसी ने काट दिया हो। पर शायद यह झूठों का सिर्फ पहला हिस्सा था। अगला हिस्सा कहीं अधिक डरावना था, क्योंकि झूठ का जाल जितना फैलता है, उतना ही खतरनाक होता है। शाम का आसमान हल्की लालिमा में बदल रहा था जब इंस्पेक्टर राजन कमरे में दाखिल हुआ, हाथ में एक मोटी फाइल और चेहरे पर वह गंभीरता जो किसी भारी सच के उजागर होने से पहले दिखती है। शारदा देवी ने जैसे ही उसकी ओर देखा, उन्हें तुरंत समझ आ गया। यह वही पल है जिससे वह कई दिनों से डरती थी, वही सच जिसे उनका दिल जानना नहीं चाहता था। पर परिस्थितियां अब उसे छुपाए रखने को तैयार नहीं थीं। इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे फाइल खोली। उसकी नजरें एक एक पन्ने पर टिकीं और फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू किया, मैडम, रिपोर्ट पूरी तरह क्लियर है। आपके घर की दीवार में लगे डिस्पर्शन यूनिट को किसी शौकिया इंसान ने नहीं लगाया। वह प्रोफेशनल फिटिंग है। और जो तरल उसमें भरा था, वह बेहद महंगा, मुश्किल से मिलने वाला केमिकल है। ऐसा जहर जिसे सिर्फ वे लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्हें पता हो कि शरीर को धीरे धीरे कैसे तोड़ा जाता है। शारदा का दिल धड़कना भूल गया। और कोई मेरे घर में, उनकी आवाज एक दर्द भरे पत्ते की तरह हवा में कांप गई। राजन ने सिर हिलाया। हाँ, और उससे भी बड़ा सच यह है कि उस कंटेनर को मैन्युअली सेट किया गया था। उसकी सेटिंग्स से पता चलता है कि यह पिछले 2.5 महीनों से लगातार आपके पानी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिल रहा था। शारदा की आंखों में आतंक की लौ फूट पड़ी। उन्हें अचानक याद आया, वो सुबह जब वे बेहोश होकर गिर गई थीं, वो दिन जब पानी पीते ही उल्टी जैसा महसूस हुआ था, वह रात जब गला जलता हुआ लग रहा था। उनके मन में पूरी तस्वीर एक साथ बन गई। वे धीरे धीरे मर रही थीं
और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होने दिया गया। इंस्पेक्टर ने अगला पन्ना खोला, जिसमें बैंक स्टेटमेंट्स, फोन रिकॉर्ड्स और कुछ कागजों के फोटोकॉपी थे। मैडम, वह बोला, आपके बेटे अंकुर के बैंक खाते में पिछले 6 महीनों से कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस हैं। कर्ज बढ़ता गया और उसकी ईएमआई भरने की क्षमता कम होती गई। कुछ चिटफंड जैसे लोगों से उसने उधार लिया था और उन्हें वह वापस नहीं कर पाया। शारदा का दिल जैसे टूटकर जमीन पर गिर गया, पर वह मुझसे कह सकता था, मैं उसकी मदद कर देती। वह लड़खड़ाई हुई आवाज में बोली। राजन ने तल्ख निगाहें उठाईं। कई लोग मदद मांगने की बजाय गलत रास्ता चुनते हैं, मैडम। और इसका दूसरा हिस्सा उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उसने पन्ने बदले और अब वहां नेहा की कॉल हिस्ट्री और कुछ लेनदारों के ऑडियो थे। आपकी बहू पिछले कई महीनों से एक एजेंट के संपर्क में थी। उसे किसी बड़ी रकम की डीलिंग पर बात करते सुना गया है। वह किस बारे में बात कर रही थी, ये अब साफ हो चुका है। शारदा का शरीर सिहर उठा। क्या क्या ये दोनों? उनके होंठ कांपने लगे। इंस्पेक्टर ने नरमी से कहा, हाँ मैडम, यह एक संयुक्त प्लान था। आपके घर का कागज, बैंक बैलेंस और बीमा, सभी उनके नाम ट्रांसफर होने वाले थे। आपकी मौत को बीमारी घोषित रखा जाता और किसी को कुछ नहीं पता चलता। शारदा का दिल किसी ठंडी छुरी से चीर दिया गया हो, ऐसा महसूस हुआ। कमरे की हवा भारी हो गई। दुनिया थोड़ी देर के लिए घूमना बंद हो गई। वह बिस्तर के किनारे बैठ गईं और उनकी आंखें खाली दीवार को घूरने लगीं, जिसमें अब भी वैभव के बताए वो जहर का दृश्य उभर रहा था। वैभव, जो कोने में खड़ा था, उसकी मुट्ठी अपने आप भींच गई। मैडम, आपके साथ जो हुआ वो किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, पर अपने ही घर में, अपने ही लोगों द्वारा, यह बहुत बड़ा अपराध है। उसके स्वर में गुस्सा था, पर उसमें दुख की परत भी साफ दिखती थी। तभी अचानक शारदा का फोन बजा। इस बार स्क्रीन पर अंकुर का नाम चमक रहा था। कमरे का माहौल एकदम स्थिर हो गया। इंस्पेक्टर ने संकेत किया, स्पीकर ऑन करें और कुछ मत कहें। शारदा ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। मां, आप कहां हो? अंकुर की आवाज शांत थी, पर उसमें छिपा तनाव चाकू की तरह महसूस हुआ। घर खाली था और पड़ोसियों ने कहा, आप किसी अजनबी के साथ गई थीं। शारदा चुप रही। फिर अंकुर ने धीरे धीरे कहा, मां, अगर किसी ने आपको हमारे बारे में कुछ बोला है तो वह झूठ है। कोई चाहता है कि आप हमसे दूर हो जाएं। उसकी आवाज में एक अजीब सा आग्रह था, जैसे वह सच्चाई को दफनाने की कोशिश में खुद टूट रहा हो। फिर अगले शब्द शारदा के सीने में हथौड़े की तरह लगे। मां, आप जो भी सुने, बस घर आ जाइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। इंस्पेक्टर ने धीरे से फुसफुसाया। वह डर गया है। उसे अंदाजा हो गया है कि सच खुल रहा है। फोन पर अचानक नेहा की आवाज आई, जैसे वह फोन के पास ही खड़ी हो। मां जी, प्लीज वापस आ जाइए। हम आपके बिना क्या करेंगे? उसकी आवाज में मिठास नहीं, बल्कि घबराहट थी। वह डर रही थी कि कहीं खेल बिगड़ ना जाए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अंकुर ने वही शब्द कहे जिनमें छिपा खतरा अब साफ दिख रहा था। मां, अगर आप वापस नहीं आई तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। यह बहुत आगे किसी धमकी से कम नहीं था। कॉल कट गया। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया। इंस्पेक्टर राजन ने कहा, अब साफ है, वे डर गए हैं। और यह डर ही साबित करता है कि आपने जो सुना, जो देखा, वह सब सच था। शारदा के आंसू अब बिना आवाज के गिरने लगे। उनका माथा भारी था, दिल फटा हुआ और आत्मा जैसे टूट चुकी हो। मैंने उन्हें जन्म दिया था, प्यार दिया था, और उन्होंने मुझे। वह वाक्य पूरा भी नहीं कर सकी। वैभव ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, कभी कभी सच्चाई इतनी कठोर होती है कि वह दिल को अंदर से तोड़ देती है। पर सच जानना जरूरी होता है, क्योंकि झूठ के पीछे छिपकर जीना भी मौत जितना ही दर्दनाक है। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद करते हुए अंतिम बात कही, मैडम, अब हम सिर्फ एक केस नहीं संभाल रहे, अब हम आपको जीवित बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस पल शारदा देवी के जीवन का सबसे कड़वा, सबसे दर्दनाक, लेकिन सबसे साफ सच सामने आ चुका था।
अब यह सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं थी, यह न्याय की लड़ाई बन चुकी थी। सुरक्षित अपार्टमेंट में आने के बाद भी शारदा देवी के दिल में डर की लहरें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। बाहर खड़े दो कांस्टेबल, बंद खिड़कियां, भारी लोहे का दरवाजा, सब कुछ उन्हें किसी जेल की तरह महसूस हो रहा था। इंस्पेक्टर राजन उनसे कह चुका था कि यह इंतजाम सुरक्षा के लिए है, लेकिन शारदा को ऐसा लग रहा था जैसे खतरा घर की दीवारों में नहीं, बल्कि अब पूरी दुनिया में उनका पीछा कर रहा हो। वैभव उसी अपार्टमेंट में पास वाले कमरे में रह रहा था, ताकि शारदा कभी अकेली न महसूस करे। पर फिर भी मन के भीतर घुमड़ती बेचैनी किसी दवा से नहीं शांत हो रही थी। उनकी आंखों के नीचे काली लकीरें उतर आई थीं और चेहरे की थकान बता रही थी कि पिछले कुछ दिनों ने उन्हें कितनी भीतर तक तोड़ दिया है। रात गहरी होने लगी। बाहर की लाइटें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। वैभव कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में मोबाइल और निगाहें कॉरिडोर की ओर। मैडम, चिंता मत कीजिए, इंस्पेक्टर कहीं नहीं गया, यहीं आसपास पेट्रोलिंग कर रहा होगा। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन शारदा जानती थी, जो इंसान उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, वह अब सिर्फ किसी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं था, वह उनका ही खून था, उनके ही घर की दीवारों का हिस्सा था, और वह जब चाहे, जहां चाहे, उनका शिकार कर सकता था। उन्हें महसूस हुआ कि रगों में ठंडक उतरती जा रही है। उधर इंस्पेक्टर राजन थाने से लगातार कॉल पर था। उसकी आवाज उतनी ही तनावपूर्ण हो चुकी थी जितनी स्थिति। हाँ, उसके फोन की लोकेशन ट्रेस रखो, कोई भी मूवमेंट हो तो तुरंत बताना, और बिल्डिंग के पास वाली सड़क पर गश्त बढ़ाओ। वह लगातार आदेश दे रहा था, पर जिस तरह से अंकुर और नेहा की कॉल्स तेजी से एक्टिव हो रही थीं, उससे लगता था कि वे पागलों की तरह शारदा को ढूंढ रहे थे। यह सिर्फ अपने अपराध को बचाने का मामला नहीं था, यह अब उस शिकार को पकड़ने की कोशिश थी जो उनके हाथों से फिसल गया था। रात के करीब 12:30 बजे अचानक अपार्टमेंट के कॉरिडोर में हल्की सरसराहट हुई, जैसे कोई तेजी से नहीं, बल्कि बेहद सावधानी के साथ कदम बढ़ा रहा हो। शारदा ने तुरंत सिर उठाया। वह आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन इतनी साफ कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वैभव चौकन्ना हो गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने इशारे से शारदा से कहा, चुप, बिल्कुल, आवाज मत कीजिए। वह धीरे धीरे लाइट बंद करने की ओर बढ़ा। जैसे ही कमरे में अंधेरा फैलने लगा, कॉरिडोर में वही आवाज दोबारा आई, इस बार कुछ और करीब। दीवार के पीछे जैसे किसी की सांसों का एहसास हो रहा था। अचानक दरवाजे के ठीक सामने किसी की चाल रुकी। खामोशी इतनी गहरी थी कि शारदा को अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगी। वैभव ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर इंस्पेक्टर को मैसेज भेजा, समवन आउटसाइड द डोर। लेकिन जवाब आने में समय था, और समय ही वह चीज थी जो इस पल उनके खिलाफ काम कर रही थी। अचानक हल्की खटखटाहट हुई, धीमी, लंबी, जैसे किसी ने उंगली से दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दी हो। टिक टिक टिक। शारदा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर एक पल बाद वही आवाज जिसे सुनकर उनका दिल महीनों से दर्द में डूबा हुआ था, अंकुर की आवाज। मां, धीमी, मुलायम, लेकिन भीतर छिपी हुई एक अजीब बेचैनी के साथ। मां, मुझे पता है आप अंदर हो, दरवाजा खोलो। शारदा का शरीर जैसे पत्थर हो गया। वह चाहकर भी एक कदम नहीं हिला पाई। वैभव ने होठों पर उंगली रखकर इशारा किया, एक भी आवाज मत करना। अंकुर फिर बोला, इस बार स्वर में धैर्य नहीं, बल्कि उतावलापन था। मां, मुझे पता चल गया है। आप घर से क्यों भागी? किसी ने आपको हमारे खिलाफ भड़काया है, आपको गलत समझाया है। प्लीज, दरवाजा खोलो, हम बात कर सकते हैं। शारदा को उसकी आवाज में वह नकली चिंता सुनाई दे रही थी जिसने उन्हें मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। उनके हाथ अनियंत्रित कांप रहे थे। आंखें भर आईं, पर आवाज नहीं निकली। कॉरिडोर में कुछ कदम आगे पीछे हुए। फिर अंकुर का स्वर और ठंडा और डरावना हो गया। मां, दरवाजा नहीं खोलोगी तो बात और खराब हो जाएगी। वैभव आगे बढ़ा और खिड़की की जाली की ओर देखा। बाहर की सड़क पर किसी का साया हिलता दिखा। वह अकेला नहीं है, उसने धीमे से कहा। शारदा का दिल
अंदर ही अंदर डूबते जा रहा था। तभी दरवाजे के लॉक में धातु की खनक सुनाई दी, जैसे किसी ने बाहर से लॉक को तोड़ने की कोशिश की हो। चक, चक, चक। वैभव ने बिना सोचे तुरंत दरवाजे के पीछे से एक छोटी मेज खिसकाकर उसे रोकने की कोशिश की। मैडम, पीछे हटिए। उसका स्वर तेज लेकिन शांत था। अचानक बाहर से जोरदार धक्का पड़ा, धड़ाम, और दरवाजा कुछ इंच अंदर को हिल गया। शारदा का दिल सीने से बाहर निकलने वाला था। अंकुर चिल्लाया, मां, मुझे दरवाजा तोड़ने पर मजबूर मत करो। उसकी आवाज में अब सिर्फ क्रोध था। डर, झुंझलाहट और अपराध की शर्म एक साथ मिलकर एक खतरनाक रूप ले चुकी थी। वैभव ने फुसफुसाया, मैडम, यह बहुत खतरनाक हो रहा है। हमें निकलना होगा, अभी। वह खिड़की की ओर गया और जाली को जोर लगाकर खींचने लगा। जल्दी मैडम। जाली धीरे धीरे ढीली होने लगी। बाहर से दूसरा धक्का पड़ा, इस बार और जोरदार। थम। यह साफ था कि बहुत देर तक दरवाजा नहीं टिकेगा। अंकुर की गुर्राती आवाज कमरे में गूंज उठी। तुम लोग बच नहीं सकते। मैं अपनी मां को ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। जाली आखिरकार खुल गई। वैभव ने कहा, मैडम, पहले आप। जल्दी। शारदा कांपते हुए खिड़की से बाहर निकली। उनके पैर छज्जे पर पड़े तो उन्हें लगा वे गिर पड़ेंगी। हवा में ठंडक थी, पर दिल में डर का ताप भयावह था। अंदर वैभव ने आखिरी बार शारदा की ओर देखा। भागिए मैडम, मैं रोकता हूं उसे। फिर उसने दरवाजे के सामने से मेज हटाई और खुद तैयार हो गया। उसी क्षण तीसरा और सबसे जोरदार धक्का पड़ा। दरवाजा टूट गया। अंकुर अंदर घुस आया, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर वह पागलपन जिसका कोई इलाज नहीं। कहां है मां? वह दहाड़ा। और शारदा खिड़की से नीचे उतरकर तेजी से गली की ओर भाग रही थी, हांफती हुई, कांपती हुई और हर कदम पर खुद को बचाने की कोशिश करती हुई। उनका दिल कह रहा था, आज अगर वो रुक गई तो यह रात आखिरी होगी। और इसी तरह शिकार और शिकारी का खेल अब खुलकर शुरू हो चुका था। शारदा देवी की सांसें अभी भी तेज थीं जब वह गली पार कर थाने पहुंची, पर उसकी सांसों के साथ एक नई ठोसता भी आई थी, जिसे डर नहीं बल्कि जिंदा रहने की आखिरी हिम्मत जकड़े हुए थी। थाने के लोग तुरंत सक्रिय हो गए। इंस्पेक्टर राजन ने रेड भेजी और आसपास के क्षेत्र में आने जाने पर नजरें खड़ी कर दी गईं। पर असली मुसीबत उस रात सीधे वहीं से आई, जहां वह उम्मीद कर रही थी कि उसे शरण मिलेगी। वह अपार्टमेंट, जिसमें अभी कुछ घंटे पहले तक वही लोग रहते थे जो अब उसके खिलाफ थे। वैभव ने साहस दिखाते हुए आखिरी मोर्चा संभाल रखा था। उसने दरवाजे पर टूटे फर्नीचर के टुकड़ों से अस्थायी बैरियर बना रखा था और खिड़की की ओर से भागी हुई शारदा के लिए रास्ता खोलकर खुद दरवाजे पर अड़े रहने की ठानी थी। उसने पुलिस को बताया था कि अगर वे थोड़ा समय दे सकें तो वह कुछ मिनट और रोककर शारदा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करेगा। और पुलिस ने जवाब में 2 गाड़ियां भेज दी थीं, पर वे गाड़ियां अभी तक इनजेड पहुंची नहीं थीं। वक्त उसी तरह धीमा और खून सा ठंडा था। तभी बाहर से दरवाजे पर जोरदार ठोकरें आईं। वह ठोकरें उन ठुकरे हुए रिश्तों की आवाज थीं जिनसे अब कोई तरस नहीं रहा था। दरवाजे पर धक्का इतना जोरदार पड़ा कि बैरियर हिल उठा और वैभव ने अपनी जान की तरह वहां खड़े होकर अपने सीने पर कुर्सी रख दी ताकि अंदर किसी तरह की हलचल को रोका जा सके। कुछ ही क्षणों में दरवाजा टूट गया और अंकुर अपने गुस्से और भय का प्रतिबिंब बने अंदर गिर पड़ा। उसका चेहरा पाला सा, आंखों में आग, हाथ में एक छोटा लोहे का औजार। ये वही बेटा था जिसका चेहरा कभी प्यार और गोद गोद की यादों से भरा रहा था, और अब वही चेहरा जैसे किसी अजनबी ने लेकर आ दिया हो। वैभव ने बिना सोचते हुए उसकी राह रोकने की कोशिश की और दोनों के बीच अचानक सीने पर भिड़ंत हुई। कुर्सियां, मेज, बिखरे हुए कागज और टूटे बर्तन चारों ओर उछलने लगे। वैभव ने उसे पकड़ लिया, लेकिन अंकुर भी पागल हो चुका था। उसने वैभव के हाथ से छुरा छीनने की कोशिश की और चोट लगते ही कमरे के भीतर चीखें उठी। नीचे गली में शारदा ने देखा कि कुछ लोग हलचल कर रहे हैं और तभी पुलिस की गाड़ियां ही पहुंची, सायरन की तेज आवाजों के साथ।
2-3 पुलिसकर्मी दहाड़ते हुए अपार्टमेंट में दाखिल हुए। वहां का दृश्य भयावह था। वैभव जमीन पर गिरा, सीने पर खून का थक्का और उस पर एक गहरी चोट, पर उसकी सांस चल रही थी। अंकुर सिर पर चोट लिए भागने की कोशिश कर रहा था, पर 2 जवानों ने उसे घेर लिया। उसने खिलखिलाकर चीखा, मां मेरे बिना नहीं टिक सकती। पर उसकी आवाज में पहले की तरह अपार प्रेम नहीं, उल्टा खुद को बचाने की हड़बड़ी और क्रोध का मिश्रण था। पुलिस ने तत्परता दिखाई। एक जवान ने वैभव को फौरन मेडिकल सहायता के लिए लेटा दिया और दूसरे ने अंकुर को हथकड़ी डाल दी। अंकुर के चेहरे पर पसीना था, आंखें नम थीं, पर कोई पश्चाताप नहीं दिखा, केवल एक फड़फड़ाती हुई घृणास्पद बेचैनी। शारदा दौड़कर भीतर आई और वैभव की ओर झुकी। उसका चेहरा कहीं से कहीं गिला हुआ था, पर आंखों में राहत और दर्द दोनों थे। वैभव ने बमुश्किल आंखें खोलीं और फुसफुसाया, मैडम, आप बच गईं। उसकी आवाज में इतनी थकावट थी कि शारदा का दिल भर आया। उसने अपना माथा वैभव के हाथ पर रखा और कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद करूं? वैभव ने सब कुछ झेपते हुए कहा, मेरी मां भी ऐसे ही चली गई थी। मैं किसी और की मां को मरने नहीं देता। वही शब्द शारदा के भीतर कुछ नर्म कर गए, पर वह जानती थी कि अभी न्याय की लड़ाई बाकी है। पुलिस ने अस्पताल बुलाया और वैभव को एम्बुलेंस में डाल दिया गया, जबकि अंकुर को खून के निशानों वाले कपड़ों और हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसके चेहरे पर जब भी शारदा की नजर पड़ी, वह चिल्लाया, मां, तूने मुझे बेच दिया। तेरे पैसे के लिए तू मुझे मारना चाहती थी। उसकी आवाज उग्र थी और साथ ही बेसिर पैर की शिकायतों से भरी। पर शारदा ने उकसाने वाली कोई बात नहीं कही, बस चुपचाप बोली, मैंने तुम्हें वही दिन खो दिया था जब तुमने मुझे मारने की ठानी थी। उसके शब्दों में कोई घृणा नहीं, सिर्फ खालीपन और अधूरा मातृत्व था। अस्पताल पहुंचने तक वैभव की हालत स्थिर हुई। डॉक्टरों ने कहा कि उसे तुरंत सुई और कुछ स्टिच की जरूरत है, पर जीवन खतरे में नहीं था। वहीं दूसरी ओर अंकुर को थाने ले जाया गया। वहां उसने कई बार पीड़ा और रोना दिखाया, पर उसकी हर बात रिकॉर्ड की गई। केस की गूंज फैलते ही पड़ोसियों और सोसाइटी के लोग इकट्ठा होने लगे। कईयों ने पहले से छुपे पड़े कागज निकाले और नेहा की फोन कॉल्स, लेनदारों के संदेश और बैंक ट्रांजैक्शन के प्रमाण पुलिस के हाथ लगे। जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, पता चला कि केवल अंकुर का ही नहीं, बल्कि नेहा का भी कर्ज काफी बढ़ चुका था। दोनों ने मिलकर बीमा और संपत्ति को अपने नाम कर लेने की योजना बनाई थी, पर अटकने वाली कड़ी थी शारदा का स्वास्थ्य और समय। उन्होंने धीरे धीरे पानी में जहर मिलाकर उसे उग्र नहीं, पर लगातार कमजोर करने की रणनीति अपनाई थी, ताकि जब मामला मामला बने तो वह पुरानी बीमारी का नाम लेकर उनकी संपत्ति संपन्न हाथों में चली जाए। यह सुनकर आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर सदमे और गुस्से का मिश्रण उभरा। किसी ने कहा, यह तो शर्मनाक है, एक मां का यही हाल। किसी ने आंसू बहाए। किसी ने पुलिस से कहा कि सख्ती से सजा मिले। अगले कुछ घंटों में अस्पताल, थाना और कोर्ट की प्रक्रियाएं पूरी हुईं। वैभव का इलाज शुरू हुआ और शारदा को पुलिस ने बयान लेने के लिए रखा। उसने ठंडी आवाज में अपने बयान में कहा, मैंने अपने बेटे को वही दिन खो दिया था जब उसने मुझे मारने का मन बनाया। उसके शब्द छोटे थे, पर प्रभाव गहरा था। मीडिया भी मामले पर झुंड की तरह आ गया, लेकिन इंस्पेक्टर राजन ने केस को संवेदनशील रखा और कोशिश की कि शारदा की निजता और सुरक्षा बनी रहे। दिन ढला और रात आई, तब भी शारदा का दिल हल्का नहीं हुआ। उसे अभी भी अपने घर, अपने रिश्तों और अपने जीवन की दरारों में चल रहे जाल की कड़वाहट लग रही थी। पर एक बात निश्चित थी, अंतिम वार और मुकाबला, जिसका परिणाम कई दर्द और चोटों के साथ आया, उन्होंने उसे जीवन दिया था। वैभव जिंदा था, अंकुर गिरफ्तार था और नेहा के खिलाफ भी मामला गहरा हो रहा था। शारदा ने अस्पताल की छोटी सी खिड़की से बाहर देखा। रात की रोशनी थमी, पर अंदर की रोशनी अब एक नई उम्मीद की तरह चमक रही थी। उसने अपने आप से कहा, जीना अभी बाकी है और मैं अब उस जीने के फैसले में कमजोर नहीं रहूंगी।
अदालत में सुनवाई से लेकर फैसले तक का लंबा सफर शारदा देवी के लिए किसी अंतहीन रात जैसा था, जहां हर कदम पर उन्हें अपने ही खून के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। सबूत इतने ठोस थे कि अदालत ने बिना देर किए फैसला सुना दिया। अंकुर को 25 साल की सजा और नेहा को 17 साल की। फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में एक गहरी चुप्पी छा गई। शारदा की आंखें नम थीं, पर उनमें अब कोई चीख नहीं थी, सिर्फ एक थकान, जिसके नीचे दबे हुए रिश्तों के टुकड़े अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। जब अंकुर को हथकड़ी में ले जाया जा रहा था, उसने एक बार मुड़कर उन्हें देखा। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि सवाल था, जैसे वह आज भी खुद को सही साबित करना चाहता हो। मां, आपने मुझे छोड़ दिया, वह बुदबुदाया, और उसके चेहरे का वह भाव शारदा के दिल में तीर की तरह लगा। पर उसी क्षण उन्होंने अपनी नजरें मोड़ लीं। वह पहली बार ऐसा कर रही थी, अपने बेटे से नजरें हटाना। लेकिन यह जरूरी था, क्योंकि उस बेटे ने उन्हें मौत देने की कोशिश की थी। और रिश्ता जब अपराध में बदल जाए, तो खून भी अपना अर्थ खो देता है। केस खत्म होते ही इंस्पेक्टर राजन ने शारदा को सलाह दी कि वे मुंबई छोड़कर कहीं शांत जगह रहें। यह शहर अब उनके लिए जिंदा घाव था। वैभव अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुका था, और उसके चेहरे पर अब दर्द की जगह एक शांत संतुलन दिखाई दे रहा था। उसने उनसे कहा, मैडम, आप चाहे तो मेरे गांव में आ सकती हैं, या कहीं भी, पर यहां मत रुकिए। शारदा जानती थी कि यह बदलाव उनके जीवन का सबसे कठिन फैसला होने वाला है। लेकिन वह रहना चाहें भी तो कैसे? उनका घर अब सिर्फ हिंसा की एक टूटी सी स्मृति था, और उनका शहर एक ऐसा दर्पण जिसमें उनका अतीत खून के धब्बों से भरा दिखता था। इसीलिए उन्होंने गोवा जाने का निर्णय लिया, एक जगह जहां समुद्र की आवाजें कम से कम उनकी टूटी हुई आत्मा को थोड़ा सहला सकें। कुछ दिनों बाद शारदा गोवा के एक छोटे शांत कस्बे में जा पहुंची। वहां एक छोटा सा घर किराए पर लिया। नीली खिड़कियां, छोटा सा बगीचा, और सामने समुद्र का खुला दृश्य। घर साधारण था, पर उसमें एक सुकून था जो उनके दिल को धीरे धीरे जोड़ने लगा। वे रोज सुबह समुद्र किनारे टहलने लगीं, और लहरों की आवाज में उन्हें वह शांति मिलती जो शायद उनके जीवन में पहली बार आई थी। समय के साथ उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी दिनचर्या बनाई। सुबह टहलना, दोपहर में किताबें पढ़ना, शाम को बगीचे के पौधों को पानी देना। उनके चेहरे पर उभरी हल्की मुस्कान अब भी बहुत छोटी थी, पर सच्ची थी। एक शाम वह अपने बरामदे में बैठी थी, सामने समुद्र, हाथ में गर्म चाय का कप, और हवा बालों में उड़ती हुई। उनके पास मेज पर एक छोटी सी फोटो रखी थी, अंकुर की बचपन की तस्वीर। मुस्कुराता हुआ, मासूम, उनकी उंगली पकड़े हुए। शारदा ने तस्वीर को उठाया, उसे छुआ, और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने फोटो से कहा, कहाँ खो गए तुम, मेरे बच्चे? किस मोड़ पर तुमने अपने दिल से इंसानियत को निकाल दिया? उनकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसमें घृणा नहीं, बल्कि एक ऐसी दर्द भरी स्वीकारोक्ति थी जिसे जिंदगी मजबूर कर देती है। उन्होंने लंबे समय तक तस्वीर को देखा, फिर धीरे से बोली, शायद तुम मुझे कभी सच में समझ नहीं पाए, और शायद मैंने भी तुम्हारे अकेलेपन को नहीं पढ़ा। वे जानती थीं कि बेटे का अपराध अक्षम्य था, और वह एक मां के तौर पर उसे माफ नहीं कर सकती थी। लेकिन एक मां होना इतना आसान नहीं होता कि खून का रिश्ता पूरी तरह मर जाए। खिड़की से आती समुद्री हवा के बीच उन्होंने अपने आप से कहा, मुझे तुम्हारी याद आएगी, दर्द के साथ ही सही, पर आएगी। क्योंकि जो रिश्ता खून का होता है, वह पूरी तरह मिटता नहीं, बस राख बन जाता है। उन्होंने तस्वीर को वापस मेज पर रखा और गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर बचा आखिरी दर्द हवा में छोड़ रही हो। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने वैभव खड़ा था, चेहरे पर मुस्कान, और हाथ में एक छोटा पौधा। मैडम, आपके बगीचे के लिए। शारदा मुस्कुराई, तुम यहां कैसे? वैभव ने हंसते हुए कहा, मैंने सोचा एक नई शुरुआत अकेले मत कीजिए। वह घर के बरामदे में बैठा, और दोनों चुपचाप समुद्र को देखते रहे। कुछ देर बाद शारदा ने कहा, वैभव, तुम नहीं होते तो मैं शायद जिंदा भी नहीं होती।
वैभव ने सिर झुकाया। मैडम, मैंने सिर्फ अपना फर्ज किया। आप मां जैसी हैं और मैंने कसम खाई थी कि अब किसी भी मां के साथ मेरी मां जैसा नहीं होगा। शारदा की आंखें फिर भर आईं। डिस्क्रिप्शन। रात थोड़ी गहरी हुई तो वैभव चलने लगा। उसने जाते जाते कहा, मैडम, जो भी हुआ उससे डरिए मत। आप अब सुरक्षित हैं। और सबसे जरूरी बात, आप जिंदा हैं। जिंदगी दोबारा शुरू की जा सकती है। शारदा ने उसके शब्द दिल में उतार लिए। वह बरामदे में खड़ी देखती रही कि वैभव सड़क के मोड़ तक जाते जाते अंधेरे में गुम हो गया। उनका मन अचानक हल्का होने लगा। उन्होंने आसमान की ओर देखा, तारों से भरा, शांत, जैसे दुनिया ने आखिर उन्हें फिर से स्वीकार कर लिया हो। और पहली बार इतने लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। अपनी हथेलियां जोड़कर उन्होंने धीरे से कहा, धन्यवाद जिंदगी। उन्होंने अपने घर की ओर, अपने बगीचे की ओर, अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाए। और इस तरह शारदा देवी ने वह कड़वा सच स्वीकार कर लिया कि कभी कभी खून के रिश्ते जहरीले हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा एक नई शुरुआत की गुंजाइश छोड़ देती है। रात के सन्नाटे में दीवार के भीतर से आने वाली अजीब आवाज, एक बूढ़ी मां जो महीनों से अपनी बिगड़ती तबीयत को उम्र समझती रही, और एक प्लम्बर जिसने जैसे ही दीवार तोड़ी उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैडम, यहां से तुरंत भागिए। किसी ने आपके घर में मौत छुपा रखी है। इस कहानी में जानिए, वह कौन था जो शारदा के घर में जहर फैलाने की कोशिश कर रहा था? क्यों दीवार के पीछे एक खतरनाक मशीन लगाई गई थी? और कैसे एक प्लम्बर की नजर ने एक मां की जान बचा ली? अगर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री और फैमिली ड्रामा वाली कहानियां पसंद हैं, तो यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। वीडियो पूरा जरूर देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी घर में कोई अनजान आवाज सुनी है?